हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज़ द फेजेस ऑफ टीचिंग। ओके, तो अगर हम फेजेस की बात करें, पर फेजेस किस चीज़ की? फेजेस टीचिंग की। हमने किसी को भी कुछ चीज़ सिखानी है तो उसमें क्या फेजेस आ सकते हैं, क्या चीज़ें आ सकती, क्या स्टेप्स होंगे, या आप बोल सकते हैं किन किन फेजेस से होकर हम गुज़रते हैं। ठीक है, तो अगर फेजेस हमने टीचिंग की बात करनी है तो पहले हमें टीचिंग पता होना चाहिए। व्हाट टीचिंग इज़, छोटा सा व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्टिंग, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। किस लिए इंटरैक्ट कर रहा है? उसके लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जहाँ पे बच्चा कुछ चीज़ सीखे। Right. The process of engaging students in activities that will enable them to acquire the knowledge, skills as well as worthwhile values and attitudes. अगर आपने गैगने की थ्योरी पढ़ी है तो उन्होंने आपको बताया कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ लर्निंग। तो जो आउटकम्स ऑफ लर्निंग है वही आपकी टीचिंग के भी गोल हो सकते हैं या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, हम टीच कर किस लिए रहे हैं? हम टीच कर रहे हैं ताकि बच्चे के पास वर्बल नॉलेज हो, उसके पास इंटेलेक्चुअल स्किल्स हों, उसके पास कोग्निटिव स्ट्रेटजीज हों, उसके पास कुछ मोटर स्किल्स हों, या फिर उसके अंदर कोई एटीट्यूड डेवलप हो रहा हो। राइट। तो बच्चों को जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं टीचिंग, जहाँ पे उसके अंदर ये सारे जो आउटकम्स ऑफ लर्निंग है वो डेवलप हो रहे हों। राइट। अब अगर आप किसी भी टीचिंग प्रोसेस को लेंगे तो उसके अंदर 3 वेरिएबल्स आर बीइंग इन्वॉल्व्ड। वो आपको भी पता है, कुछ भी चीज़ किसी को सीखनी है, सिखानी है तो 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक जो सिखा रहा है, एक जो सीख रहा है, और तीसरा जो चीज़ सिखाई जा रही है। इन्हीं को हम कह रहे हैं वेरिएबल्स। इसके अंदर जो सिखा रहा है दैट इज़ द टीचर, और वो कैसा है? उसको हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट। वाई इज़ ही इंडिपेंडेंट? क्योंकि इट इज़ ही हु इज़ गोइंग टू डिसाइड कि क्लास ये जो मैंने चीज़ सिखानी है ये मैं कैसे सिखाऊंगा, इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए क्या मैंने सिचुएशंस क्रिएट करनी है, क्या मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, ये सब टीचर कर रहा है, इसलिए ही इज़ इंडिपेंडेंट। राइट। एज सच तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि उसके पास सारा कंट्रोल है इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं हम। दूसरा है आपका स्टूडेंट। स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट। वाई? जो सीखने वाला है वो क्यों डिपेंडेंट है? यस, वो इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर उसके लिए क्या सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से चीज़ें सीख रहा है। और तीसरा है द कंटेंट और द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रेजेंटेशन। जो भी चीज़ सिखाई जा रही है, जो सीखना है, जो कंटेंट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल किस तरह से चीज़ों को सीखेगा। ओके, तो अब अगर ये सारी टीचिंग हमने देखी है कि व्हाट इज़ टीचिंग, तो आपको पता चल रहा होगा कि टीचिंग इज़ एन आर्ट विच इज़ डन बाय हार्ट। हर आदमी के बस का टीचिंग नहीं है। हाँ, आप कंटेंट डिलीवर कर सकते हो, दैट इज़ डिफरेंट। बट अगर आपने किसी का बिहेवियर मॉडिफाई करना है तो बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए तो आपके पास एक आर्ट होना चाहिए जिससे आप किसी को वो सिचुएशंस क्रिएट करो जहाँ पर इंडिविजुअल अपना बिहेवियर खुद मॉडिफाई करेगा। राइट। सो हम सीधा कह रहे हैं दैट टीचिंग इज़ द वर्क ऑफ हार्ट। अब हमने बोला टीचर इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर क्या कर रहा है? टीचर इज़ द डिसीजन मेकर। कुछ जब भी कोई चीज़ सीखने सिखाने की बात आ रही है, टीचिंग की बात आ रही है, तो जो टीचर है ही इज़ द डिसीजन मेकर इस टीचिंग प्रोसेस का। राइट। अब टीचर क्या क्या करता है आपको पता है। जो भी चीज़ सिखानी है, वी डोंट गो आउट रैंडमली कि ये मैंने सिखाना है। वैसे जो प्रोसेस आसपास ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप, उसमें तो यही चल रहा है। आई हैव नेवर सीन एनी टीचर प्लानिंग एनीथिंग और व्हाटएवर। आप टीचर से जाके कभी पूछिए कि दे हैव द लेसन प्लान्स? दे डोंट हैव लेसन प्लान्स, क्योंकि शायद हमारे टीचर्स इतने महान हो चुके हैं कि बिना लेसन प्लानिंग के भी टीच कर सकते हैं। एंड आई वंडर हाउ। पर हम कह रहे हैं कि टीचिंग के लिए ज़रूरी है 3 चीज़ें। कौन कौन सी? एक प्लानिंग, एक उसका इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन इवैल्यूएशन। हर चीज़ की तरह। राइट। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, वी डोंट जस्ट गो आउट रैंडमली कि सरिया लो, सीमेंट लो, रेत लो, मिक्स करो जी, बनाना शुरू कर दो। वी नेवर डू इट लाइक दैट। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर? सबसे पहले तो हम प्लानिंग ही कर रहे हैं। बट एक टीचिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बिना प्लानिंग के क्लास के अंदर चले जा रहे हैं और बिना किसी सोच समझ के हम लोग वो बिल्डिंग बनाना शुरू कर रहे हैं। और वो बिल्डिंग क्या बन रही है वो आप सबके सामने है। तो अगर हम टीचिंग की बात करें, जो रियल प्रोसीजर है कि होना क्या चाहिए, आपको टीचिंग कैसे करनी है या क्या चीज़ है,
किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बच्चा कुछ सीखता है या नहीं, राइट। तो टीचिंग के हमने 3 फेजेस बोले, वन इज़ द प्री एक्टिव फेज, वन इज़ द इंटरैक्टिव फेज एंड वन इज़ द पोस्ट एक्टिव फेज। अब तीनों फेजेस हम अलग अलग करेंगे। हम सबसे पहले ले रहे हैं आपका प्री एक्टिव फेज, ठीक है। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि प्री एक्टिव, दैट मीन्स अभी प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो रही है। इंटरेक्शन से पहले क्या हो रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन नहीं हो रही है बट द टीचर इज स्टिल एक्टिव। व्हाई इज द टीचर एक्टिव? क्योंकि वो कर रहा है प्लान। अब टीचर क्या प्लान कर रहा है क्लास में जाने से पहले? टीचर ये नहीं प्लान कर रहा है कि कल मुझे क्या पहन के जाना है या मैं कल कैसे स्कूल जाऊंगा। नॉट दैट प्लानिंग। हम क्या प्लान कर रहे हैं? टीचर प्लान कर रहा है क्लास में जाने से पहले ऑब्वियसली आपने कल क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ है, किस तरह से पढ़ाना है, ये चीज़ें होती हैं आपकी प्लान करने वाली, राइट। तो क्या प्लान कर रहा है? आप देख रहे हैं सबसे पहले टीचर क्या देख रहा है? हु एम आई टीचिंग? मुझे पढ़ाना किसको है, मतलब द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। कौन सी क्लास के आप टॉपिक की बात कर रहे हैं, किसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, व्हाट एम आई टीचिंग? ऑब्वियसली कल मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना है। तीसरा क्या डिसाइड कर रहा है? हाउ विल आई टीच इट? मैं इसको कैसे पढ़ाऊँगा। एंड और क्या डिसाइड कर रहा है? हाउ विल आई नो इफ़ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड? मैंने सब कुछ तो कर दिया, पर ये भी आप पहले ही प्लान कर रहे हैं कि मैं ये कैसे चेक करूँगा कि जो मैंने पढ़ाया क्या वो बच्चे को समझ आया या नहीं। तो ये आपकी वेरी फर्स्ट स्टेज है, द प्री एक्टिव स्टेज, ठीक है। अब प्री एक्टिव स्टेज आपको पता है, इट इज़ द प्लानिंग स्टेज। क्लास में जाने से पहले हम प्लान कर रहे हैं। और आप सोच के देखिए कि क्या सच में ऐसा प्लान हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कोई भी क्लास लेने से पहले क्या टीचर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता होगा? ऐसी प्लानिंग होती होगी क्या? क्या प्लान कर रहा है? पहली चीज़ ही इज़ प्लानिंग इज़ द नीड्स ऑफ द लर्नर। बच्चे की नीड्स अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल लेवल, उसकी स्किल्स, उसका प्रॉपर कि क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज क्लास में बच्चे को ज़रूरत है नहीं है, एंड ऑल दैट। दूसरा वो क्या डिसाइड कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स, द अचीवेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू मीट द नीड्स। बच्चों की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके क्लास में चलूँ, एंड द कंटेंट टू बी टॉट, मुझे क्लास के अंदर पढ़ाना क्या है। तो अगर इनके हम ऑपरेशंस की बात करें, अब प्लानिंग रैंडमली नहीं होगी। आप बोलेंगे क्या बोला, इसके अंदर तो कुछ नहीं समझ आया कि क्या प्लान करना है। ऑल राइट, तो हम इसको स्टेप वाइज लेंगे कि आपने प्लानिंग करनी कैसे है। आपने कल क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाना है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, उसके लिए आप प्लान कैसे करेंगे, राइट। तो वो कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपने फॉलो करने हैं। पहला ऑपरेशन हम कह रहे हैं द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है कोई भी काम आप बिना ऑब्जेक्टिव के करेंगे तो उसका वो कभी भी सिरे नहीं चढ़ेगा। तो पहली चीज़ जो हमने करनी है दैट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपने क्लास के अंदर मुझे कल क्या पढ़ाना है, उस सब टॉपिक को पढ़ाने के लिए मेरे उद्देश्य क्या है, पहले आपने वो चीज़ डिसाइड करनी है। अब इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। आपको पता है आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की है, हम ऑब्जेक्टिव्स रख क्या रहे हैं? हम तो अभी नॉलेज क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। हमें पहुंचना होता है इवैल्यूएटिव लेवल तक, पर हम तो सिंपल नॉलेज तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट प्लानिंग दैट वेज। तो जब आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे पढ़ाना क्या है, तो आप सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट। किस बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि क्लास में आने से पहले बच्चे को कितना उस चीज़ के बारे में पता है, एंड क्लास ख़त्म होने के बाद उसके अंदर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि बाय द एंड ऑफ द लेसन मेरा बच्चा क्या क्या कर पाएगा रिगार्डिंग दैट टॉपिक। इज़ दैट क्लियर? तो सबसे पहले आप फ्रेम करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स कि मुझे कल ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मुझे इसके अंदर मैं क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके चला हूँ। मुझे सिर्फ कंटेंट डिलीवर करना है या मैं अपने बच्चे को इसको इतना अच्छी तरह से कराऊंगा कि वो इसको अपनी लैंग्वेज में मुझे वापस बताए, या मैं उसको ऐसे पढ़ाऊंगा कि जो इसको मैं कल ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इसको ये अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सके या उसको एनालाइज कर सके,
उसकी हेल्प से कुछ चीज़ बना सके या फिर उसको इवैल्यूएट कर सके। जैसा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो आप सोचेंगे उस कंटेंट को लेके, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो आपने कल पढ़ाना है, उससे रिलेटेड सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेंगे, कीपिंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन योर माइंड। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने अपना ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर लिए, ठीक है। दूसरा आप करेंगे, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेंट डिसाइड करेंगे, डिसीजन मेकिंग अबाउट द कंटेंट। अब कैसे डिसीजन ले रहे हैं आप अबाउट द कंटेंट? डिमांड ऑफ द करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड, जो आपको करिकुलम दिया गया है, ठीक है। दूसरा, द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑलरेडी बच्चे को इसके बारे में कितनी नॉलेज होगी। तीसरा, द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों को किस किस, ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, कंटेंट इनको डिलीवर करने वाला हूँ, उसमें से कितनी चीज़ है जो इनके काम आने वाली है, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। फिर है, आप जो भी कंटेंट ले रहे हैं अपनी लेवल ऑफ मोटिवेशन ज़रूर चेक करना है। आप वही संज्ञा पढ़ाते रहे, 6th में भी पढ़ा रहे हैं, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, तो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प आउट द स्टूडेंट, या उसको कोई मोटिवेशन मिल रही है, उसको मोटिवेशन नहीं मिल रही है। हाँ, आप संज्ञा की अगर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी विद द क्लास बढ़ाएंगे तो उनके अंदर मोटिवेशन ज़रूर रहेगा, राइट। फिर आता है आपका द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। ये मैं कंटेंट पढ़ाऊँगा और इसको मैं चेक कैसे करूँगा कि बच्चे को समझ में आया या नहीं। तो जो भी आप कंटेंट, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उसी के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं अबाउट द कंटेंट। अब जिस हिसाब के आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसी हिसाब से आप कंटेंट भी सिलेक्ट करेंगे। फिर आप क्या कर रहे हैं, सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। आपने जो भी कंटेंट डिसाइड किया, जो भी आपने पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट छांटा, ठीक है, कलेक्ट किया। अब उस कंटेंट को आप सीक्वेंस में लगाएंगे कि मुझे इसको क्लास में कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिया है, 2 तरीके हैं न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाने का। एक तरीका है डिडक्टिव, कि आप पहले इनको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताएंगे कि व्हाट इज़ इट। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन रिलेट्स एक्सेलरेशन टू फोर्स, आप ये पूरा उसको पढ़ के बताएंगे, उसके बाद बोलेंगे एग्जाम्पल। एक तरीका ये होगा कंटेंट प्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले उससे ये एक्टिविटी कराएंगे, एक्टिविटी कराने के बाद आप उनको बोलेंगे कि सोचो अब कि क्या हुआ इसके अंदर, ये जब मैंने कार खाली चलाई तो इसकी स्पीड कैसी थी, उसके ऊपर मैंने भार रख दिया तो उसकी स्पीड क्यों कम हुई, क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, क्या सब कुछ हो रहा है जो काम कर रहा है, ठीक है। ये अलग अलग 2 तरीके हो सकते हैं। पूरा निकालने के बाद फिर आप उसको बताएं कि दिस इज़ नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये टीचर डिसाइड कर रहा है कि मैंने किस तरह से कंटेंट क्लास में प्रेजेंट करना है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं इस कंटेंट को सीक्वेंस में अरेंज करूं। अगर मैंने पहले एक्टिविटी करानी है तो ऑब्वियसली आप उसको पहले अरेंज करेंगे, फिर मैंने कॉन्सेप्ट बताना है, फिर मैं कॉन्सेप्ट। अगर आप उल्टा सोचेंगे तो आप उल्टी तरह से उसको क्या करेंगे, सीक्वेंस, राइट। तो तीसरा आया आपका सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स फॉर ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, फिर आपने कंटेंट सिलेक्ट किया, फिर आपने उसको सीक्वेंस में प्रेजेंट किया। उसके बाद आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया। नाउ यू विल डिसाइड अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग। आपने सब कुछ अभी तक अरेंज कर लिया, अब आप सोचेंगे द स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज क्या, किस तरह से मैंने क्लास में ये चीज़, जो कॉन्सेप्ट अपना छांटा है, उसको अरेंज किया है, इसके लिए मैं क्लास में क्या क्या करूँगा, कब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कब मैं एक्टिविटी कराऊंगा, कब मैं उनके बच्चों के ऊपर, बच्चों के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन डालूंगा, कब मैं इनकी क्रिटिकल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन डालूंगा, कौन से मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, कब मैंने इनकी डिस्कशन करानी है, कब मैंने इनको एक्सपीरियंस देना है। आप पूरी क्लास का एक आउटलाइन बनाएंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, किस तरह से कब मुझे क्लास के अंदर क्या चीज़ करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने सोच तो लिया ये सब कुछ करना है, पर उन सारी चीज़ों के लिए आपको चीज़ें
बनानी भी तो पड़ेंगी। आपने सोच लिया कि मैं एक्टिविटी कराऊंगा, पर आप क्लास में ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे ना एक्टिविटी के लिए। आपको उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ टीचिंग एड्स की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ और मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिफ्थ जो आपका यहाँ पे ऑपरेशन आता है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। जो आपने सोची हैं स्ट्रैटेजीज़, उन सबको डेवलप करना। क्या मेरे को लाइव टीचिंग एड्स चाहिए बच्चों के लिए? अगर मैं बच्चों से कोई एक्टिविटी करा रहा हूँ, उसके लिए मेरे को क्या क्या चीज़ साथ में लगेगी? अगर मुझे चार्ट के थ्रू समझाना है तो चार्ट मैं कैसा बनाऊँगा? अगर मुझे और कुछ एक्टिविटीज़ सोच रहा हूँ मैं कि उनको मैं फील्ड में ले जाके दिखाऊँगा, तो वो मैं कैसे करूँगा? ये सब आप इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को अब यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो ये आया आपका प्री एक्टिव फेज़। और आपको दिख रहा है कितनी प्लानिंग चाहिए एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, एक क्लास के लिए। आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या ऑपरेशंस हुए? सबसे पहले आप गोल्स बना रहे हैं, उसके बाद अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेंट डिसाइड कर रहे हैं। फिर जब आपने कंटेंट डिसाइड किया तो आप उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं। प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके आप स्ट्रैटेजीज़ डिसाइड कर रहे हैं किस तरह से मुझे क्लास के अंदर इसको डिलीवर करना है। और जब आपने स्ट्रैटेजीज़ बना ली, उसके बाद आप उन स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करेंगे। तो ये था आपका प्री एक्टिव फेज, जहाँ पे आपने पूरी प्लानिंग कर ली है, राइट। अब आता है आपका सेकेंड फेज, दैट इज द इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, जहाँ पे आपने जो कुछ भी प्लान किया था अब उसको आप क्लास में लेकर के गए हैं। अब अगर आपको मैं पूछूं कि आप क्लास में जाकर सबसे पहले करते क्या हैं? ऑपरेशंस फिर आ गए। आप क्लास में जाके सबसे पहले क्या करते हैं? हम क्लास में जाके सीधा पढ़ाना कभी नहीं शुरू करते। हम सबसे पहले क्लास में जाएंगे, हम सबसे पहले करेंगे परसेप्शन। फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ इंटरैक्टिव फेज, दैट इज परसेप्शन। नाउ व्हाट इज परसेप्शन? आपको पता ही है, परसेप्शन होता है चीज़ों अपने आसपास की चीज़ों को परसीव करना, देखना। ठीक है, तो अब टीचर क्या करेगा? वो पूरी क्लास को सबसे पहले जाके परसीव करेगा। अब क्या देखना उसने क्लास में? आप क्लास में जाते ही यू डोंट स्टार्ट रैंडमली। आपका फ़र्ज़ बनता है एज ए टीचर कि क्लास में जाके आप पहले पूरी क्लास के एनवायरनमेंट को देखें। बच्चे कैसे हैं, कैसे बैठे हैं, टेबल सीधे है नहीं है, बोर्ड मेरा ठीक है या नहीं है, लाइट प्रॉपर है या नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है, चार्ट्स मेरे ठीक ठाक लग रहे हैं नहीं, मतलब पूरी क्लास का आपने एनवायरनमेंट को परसीव करना है। कौन से बच्चे हैं जो मुझे पढ़ाते हुए डिस्टर्ब कर सकते हैं, कौन से हैं जिनसे मुझे सपोर्ट मिल सकता है, कौन से हैं जो मेरी टीचिंग को एनहांस कर सकते हैं, मेरे को हेल्प कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी क्लास को क्या कर रहे हैं? परसीव। सो फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ प्री इंटरैक्टिव फेज इज परसेप्शन। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद करते हैं हम डायग्नोज। हम जब बच्चों को देख रहे हैं, आप पूरी क्लास को देख रहे हो, आप करते हैं ना क्लास में जा कर के, आप पूरी क्लास को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद आप करते हैं उनको डायग्नोज। हम कैसे डायग्नोज कर रहे हैं? हम उनसे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कर रहे हैं या हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, छोटी मोटी डेली लाइफ रिलेटेड बातचीत करके हम क्या डायग्नोज कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ने के लिए रेडी है या नहीं। और अगर नहीं है तो आपको पता है हमने उसे पढ़ने के लिए तैयार करना है। तो हम क्या चीज़ डायग्नोज कर रहे हैं? हम लर्नर को डायग्नोज कर रहे हैं। किस बेसिस पे डायग्नोज कर रहे हैं? उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, उसकी एबिलिटीज़, उसका इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एकेडमिक बैकग्राउंड। ये जब आप क्लास के अंदर जाते हैं ना, आपको अपने आप ही ओब्वियसली, जब आप रोज़ बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा इंडिविजुअल, कौन सा बच्चा मेरी क्लास में किस एप्टीट्यूड से बैठा है, किस एटीट्यूड से बैठा है, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट है। तो दूसरी जो चीज़ हम कर रहे हैं दैट इज़ डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के बाद क्या करते हैं? आपको पता है, आपने प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की, थोड़े बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप की, उनको अपने टॉपिक की तरफ खींच कर लाए। अब उसके बाद चलता है क्लास में एक्शन एंड रिएक्शन। व्हाट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन? आपको पता है, स्टिमुलाई आप सबको पता है। व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई इज एनीथिंग दैट इवोक्स अ रिस्पॉन्स। क्लास में चलता तो यही है ना, आप कुछ बोल रहे हैं, दैट एक्ट्स एज अ स्टिमुलाई, बच्चा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। सिंपल, क्लास के अंदर यही सब कुछ चल रहा होता है। सो दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन में क्या क्या आ रहा है? पहली चीज़ आ रही है द सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। आपने स्टिमुलस देना कैसे है, दैट मीन्स मैंने इंस्ट्रक्शन देनी कैसे है। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, आप उस स्टिमुलाई को प्रेजेंट करेंगे। तीसरा,
फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, जो भी आप उनको स्टिमुलाई दे रहे हैं उसके ऊपर बच्चा क्या काम कर रहा है, उस काम, उस रिस्पॉन्स, उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के लिए आपका फीडबैक जाएगा और आपका रीइंफोर्समेंट जाएगा। ठीक है, और फिर आया आपका डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आया आपका सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। मैंने चीज़ बच्चे को कैसे पढ़ानी है वो आप सिलेक्ट करते हैं ना। अगर आपने सोचा पहले मैं इनसे एक्टिविटी कराऊंगा तो ऑब्वियसली यू विल सिलेक्ट द स्टिमुलाई। आप अपना सेटअप चेंज उधर सेट करेंगे जो भी आपने एक्टिविटी करानी है, और आप उनको वर्बल या नॉन वर्बल आप उनको बताएंगे कि हाँ जी ऑब्जर्व व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ठीक है, उसके बाद आपने, अगर आपने बोल के उनको इंस्ट्रक्शन देनी है, आप उनको बोर्ड के ऊपर पढ़ाना चाहते हो, वट एवर, दैट इज़ टोटली अप टू यू। जो आपने जैसे आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्टिमुलाई सिलेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई, आई होप यू अंडरस्टैंड, स्टिमुलाई इज एनीथिंग दैट इवोक्स अ रिस्पॉन्स। तो वो आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, वो आप बोर्ड पे लिख रहे हैं वो भी हो सकता है, आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं वो भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग बिकॉज इट विल इवोक अ रिस्पॉन्स। बच्चा आपकी कही हुई बात के ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा तो वो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर? तो पहली चीज़ आप क्या कर रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन में, द सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलाई। आपने अपने लिए जो कंटेंट ढूंढा है उसको मैंने कैसे प्रेजेंट करना है। इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं, द फॉर्म, द कॉन्टेक्स्ट एंड द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। जो कुछ भी आपने सोचा था कि मैंने कंटेंट बच्चे को देना है, उसके लिए अब आपने सोचा हुआ है कि ये मैं कैसे दूंगा। ठीक है, उसका फॉर्म मैं वर्बल दूं, मैं इनको रिटन में काम दूं, या मैं इनसे प्रैक्टिस करवाऊं, या मैं इनको एक्टिविटी करवाऊं, या मैं डिस्कशन करवाऊं, वट एवर। ठीक है, तो वो हो गया उसका फॉर्म। दूसरा हुआ उसका कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ उनको मैं पढ़ा रही हूँ, या किस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये उन तक कंटेंट पहुंचा रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, जब हम लोगों को कुछ भी चीज़ पढ़ाई गई व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, या शायद जब हम भी पढ़ा रहे हैं, तो शायद हम बच्चों को वो कॉन्टेक्स्ट देना भूल जाते हैं कि हम इसको पढ़ने का या इस चीज़ को सीखने का हम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्यों हमें ये चीज़ सिखाई जा रही है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप स्टिमुलाई दे रहे हो उनको उसका पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये चीज़ बताई जा रही है। एंड थर्ड वन इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। वो आपको भी पता है कि मुझे क्या चीज़ पहले बतानी है, क्या चीज़ बाद में बतानी है। एज यू नो द मैगजिम्स ऑल्सो, गोइंग फ्रॉम नोन टू अननोन और गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, वो सारी, इफ गोइंग फ्रॉम ईजी टू डिफ़िकल्ट, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से आप अपनी इंस्ट्रक्शंस क्लास के अंदर देते हैं। तो पहला हुआ सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, दूसरा हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलाई, और तीसरी चीज़ आई फीडबैक और रीइंफोर्समेंट। राइट, जैसे जैसे आप क्लास के अंदर काम करा रहे हैं, आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप उसको कोई एक्टिविटी करने को दे रहे हैं, बच्चे उसके ऊपर आपको आंसर बता रहे हैं कि क्या हो रहा है एक्टिविटी के अंदर, तो ये अब आपका भी तो कुछ काम बन रहा है ना। हम बोले इट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बन रहा है। आपका क्या फ़र्ज़ बन रहा है, अब आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चे को उसने जो रिस्पॉन्स दिया है उसके ऊपर आप उसको कोई फीडबैक दें, आप उसको रीइंफोर्समेंट दें। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपका क्या काम हुआ अब यहाँ पे एक्शन रिएक्शन में, कि बच्चे को आपने जो भी काम दिया है या क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप उसका आंसर आया या व्हाटएवर, आप उसको बार बार, मतलब लगातार उसको फीडबैक और रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे। राइट, उसके बाद आया आपका डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज। इसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रैटेजीज तो हमने प्री एक्टिव फेज में डेवलप कर ली थी, यहाँ पे क्या है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज। अब आपको पता है प्लान तो हमने पहले कर ली थी स्ट्रैटेजीज, बट यू नो कि जैसे आप प्लान करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपकी ज़रूरी तो नहीं है क्लास चल रही है। हो सकता है क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं या जैसे जैसे आपकी क्लास चल रही है, जो कुछ आपने प्लान किया था उससे अलग कुछ हो जाए। आपके बीच में कोई क्वेश्चन ही ऐसा आ गया, बच्चे की तरफ से कोई क्वेश्चन आ गया विच यू हैड नॉट प्लान्ड, क्योंकि आपको नहीं पता था कि बच्चा ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बट अब क्लास के अंदर जैसे जैसे आप प्रोसीड कर रहे हो सकता है कुछ और क्वेश्चन आ गया हो, किसी और डायरेक्शन में आपकी क्लास जा रही है, तो अब आप यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन में वो स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपकी क्लास चल रही है, हो सकता है आपने तो प्लान अच्छे से किया था कि मैं इसको बता दूंगा, पर वो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब एक्शन एंड रिएक्शन में आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाई थी उनको और दूसरी तरह से भी डेवलप
कर सकते हैं, करना पड़ता है, क्योंकि जो आपने प्लान करते हुए बनाई थी ज़रूरी नहीं है चीज़ें वैसे ही क्लास में चल रही हैं। हो सकता है और ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स या और क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से आ रहे हो, जिसकी वजह से अब आपको दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना पड़ सकता है या उनको डेवलप करना पड़ सकता है। इज इट क्लियर? तो ये जो था, ये था आपका इंटरैक्टिव फेज। क्या क्या हुआ इंटरैक्टिव फेज में आपके? इंटरैक्टिव फेज में आपने सबसे पहले परसीव किया, फिर आपने डायग्नोज किया, और उसके बाद हुआ एक्शन एंड रिएक्शन, राइट? एक्शन एंड रिएक्शन में क्या क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई, प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलाई, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब आपका ये सब कुछ हो गया, आपने क्लास अपनी डिलीवर कर दी। अब आती है आपकी बात पोस्ट एक्टिव फेज की। ओके, अब पोस्ट एक्टिव फेज में क्या चल रहा है? पोस्ट एक्टिव फेज हो गई आपकी क्लास खत्म। नाउ यू हैव कम आउट। आपको पता है कि पोस्ट एक्टिव फेज जो आपका है दैट इज द इवैल्यूएटिव फेज। इसमें आप इवैल्यूएशन करते हैं, बट किसकी इवैल्यूएशन? स्टूडेंट की नहीं, यहाँ पे आप अपनी इवैल्यूएशन करेंगे। ऑल्दो टीचर्स अपने आप को शायद इतना महान बन चुके हैं कि वो अपनी इवैल्यूएशन आई वंडर कभी करते होंगे या नहीं। बट अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, आप सचमुच में चाहते हैं कि आप एक बढ़िया टीचर बन के निकलें, तो आप हमेशा अपनी क्लास से बाहर आने के बाद पोस्ट एक्टिव फेज में जाएंगे। नाउ व्हाट इज दिस पोस्ट एक्टिव फेज? इट इज़ द इवैल्यूएटिव स्टेज ऑफ टीचिंग। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या हुआ? अपने अंदर झांक कर देखना। क्या देखना? लेट्स सी। आपको पता है कि जब आप क्लास के अंदर पढ़ाने गए, आपने प्लान भी अच्छे से किया था, आपने क्लास के अंदर पढ़ाया भी, बट एट टाइम्स आपको ये फील होता है, जब आप शायद माइक्रो टीचिंग भी कर रहे होंगे, तो आप लोगों को ये फील होता होगा कि जैसे मैंने प्लान किया था वैसा क्लास में मैं पढ़ा नहीं पाया। अंदर से अपने आप से ये होता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई जैसे मैंने पढ़ाया, मुझे वो पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आया, बच्चों की शक्लें मुझे ऐसी नहीं लग रही थी कि उनको चीज़ समझ में आई होगी, राइट? अब अगर आप वहाँ पर जाकर इवैल्यूएट करें कि प्रॉब्लम क्या थी, मेरी टीचिंग मुझे क्यों अच्छी नहीं लगी, या क्या रीजंस थे कि बच्चों की शक्लें नहीं बता रही थी मुझे कि उन्हें समझ में आया, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट। कैसे? ऐसे नहीं कि बैठ करके नहीं मैं तो अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं तो सब कुछ ठीक करा था, ये बच्चे ही नालायक हैं। नो, आप करेंगे प्रॉपर इवैल्यूएशन। कैसी इवैल्यूएशन? अपनी करनी है आपने, दूसरों की गलतियां तो सब निकालते हैं, पर यहाँ पे हमने अपनी गलतियां ढूंढनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज। आप क्लास से बाहर आए तो आपने स्टाफ रूम में जाके बैठ करके टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स की गॉसिपिंग नहीं करनी है। आपने वहाँ पर जा कर के सबसे पहले रिकलेक्ट करना है। क्या रिकलेक्ट करना है? आपने अपनी पूरी क्लास को, जैसे आपने क्लास में पढ़ाया, उस सारी चीज़ को आपने रिवाइंड करके देखना है कि मैंने क्लास में क्या क्या किया, ठीक है? मैंने क्या क्या प्लान किया था और उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्लास के अंदर क्या क्या किस किस तरह से मेरी क्लास चली। अब आप रिकलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? आप जब रिकलेक्ट कर रहे हो, उस चीज़ को याद कर रहे हैं, तो आपको शायद अपनी क्लास में हुई हुई एक्टिविटीज़, अपनी गलतियाँ आपको याद आएंगी। आपने उनको लिस्ट करना है, आपने उनको लिखना है, ठीक है? जैसे माइक्रो टीचिंग करते हो, आपको दिखता होगा कि एट टाइम्स आप चार्ट तो ले गए थे, पर आप चार्ट यूज़ करना ही भूल गए। आपने जिस तरह से एक्टिविटी प्लान की थी वो उस तरह से हुई नहीं। आप जो एक्सप्लेन करना चाहते थे उसको आप एक्सप्लेन करते करते शायद भूल गए। आगे से बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो जो आपने सब कुछ तैयार किया था वो सब आपका वॉश आउट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? आप उन सब की लिस्ट बनाएंगे कि मेरी क्लास में आज मुझसे क्या क्या चीज़ गलत हुई और या क्या चीज़ मुझसे अच्छी भी हुई। अपना सिर्फ नेगेटिव नहीं लिखना है आपने, अब पॉजिटिव भी लिख सकते हैं आपने कि हाँ ये मैंने ठीक किया था, आज मैंने उसके क्वेश्चंस का सोच समझ के बढ़िया आंसर दिया, ठीक है? या आज मैंने टीचिंग एड को बहुत अच्छे से यूज़ किया, या आज मेरी जो एक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी हुई। आपने हर चीज़ लिख देनी है, ठीक है? गलतियाँ स्पेशली कि मेरे से ये ठीक नहीं हुआ, या ये मैं बोर्ड नहीं ढंग से साफ़ कर पाया, या ये, ठीक है? तो आप उसकी क्या कर रहे हैं? लिस्ट बना रहे हैं, जो भी इवेंट्स हुए और जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की ड्यूरिंग इंटरैक्टिव स्टेज।
उसके बाद क्या करना है, लिस्ट बना के आपने लिख तो दिया कि ये हुआ, अब आपने करना है एक्स्ट्रापोलेट. व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेटिंग? टीचर प्रोब्स इनटू द मोटिव्स ऑफ एक्ट्स एंड फाइंड्स आउट द एक्सप्लेनेशन फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट विद इनसाइट. आपने देखना है. अब मैं बोल रही हूँ ना, आपने पहले लिस्ट बना दी कि मैं चार्ट यूज़ करना भूल गई. अब आपने सोचना है कि क्या रीजंस थे कि मैं चार्ट यूज़ करना भूल गई. क्या रीज़न हो सकता है उसका? हो सकता है आप पढ़ाने में इतनी बिजी हो सकता है आपके दिमाग से ही बात निकल गई हो सकता है उसका कोई मतलब ही ना हो. चार्ट ले गए यहाँ पर, उसका कहीं उसके अंदर रेफरेंस ही नहीं आ रहा है. देख, रीज़न कैन बी एनी. आपने अब इसको दिमाग लगा के, ये नहीं कि बच्चों के ऊपर डाल दो कि वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे. अगर वो भी रीज़न है तो आपने ये भी ढूंढना है उसके बाद कि वो क्यों आपको डिस्टर्ब कर रहे थे. दैट मीन्स आपकी टीचिंग में प्रॉब्लम रही होगी. आप बच्चों को उस तरह से इन्वॉल्व नहीं कर पाए होंगे, या उनको शायद आपका समझ नहीं आ रहा होगा. अब यहाँ पे ये आपने दिमाग लगाना है. आपने ये नहीं करना है कि हाँ जी सारी गलती बच्चों की है, वो नालायक है, उनको समझ नहीं आता. आपने अपना देखना है कि क्या मेरा समझाना ठीक था, क्या मेरी एक्टिविटी ठीक थी. मैंने ही तो नहीं एक्टिविटी में क्योटिक वो कर दिया कुछ कि उनको समझ ही नहीं आया. मेरे क्या क्वेश्चन, उनको बच्चे मेरे को आंसर ही नहीं कर रहे थे. मैंने क्वेश्चन पूछा पर बच्चे तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे. हो सकता है आपका क्वेश्चन ही गलत हो, आपके क्वेश्चन की फॉर्मेशन ही गलत हो. राइट. तो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करना है. आपने सोचना है कि वाई ये जो चीज़ मैंने प्लान की थी और जैसा मैंने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ, या क्यों बच्चे ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी, या क्यों मेरे से ये क्वेश्चन पूछा. दैट मीन्स कि आपकी जो रीज़न है वो फाइंड आउट करना है, एंड दैट टू विद इंसाइट. इसमें दूसरे के ऊपर दोष नहीं मढ़ना है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बच्चे ही खराब हैं, या ये तो चौक ही खराब थी, या ये तो यही खराब था. नो. आपने अपना देखना है कि असली रीज़न ढूंढना है कि क्यों मैं क्लास में इस तरह से नहीं प्रॉपरली क्लास को नहीं डील कर पाया, या ये गलतियाँ मुझसे क्लास में क्यों हुई. उसके बाद आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस. अब वो सारा देख के अब आपने देख लिया कि हाँ मुझसे ये सब हुआ. अब आप अपने लिए कुछ गाइडलाइंस सेट करेंगे. क्या गाइडलाइंस? कि आज मुझसे ये चीज़ें इस वजह से गलत हुई, कल मैं ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा. आई होप इट इज़ क्लियर. जब आप अपने लिए वो गाइडलाइंस बनाएंगे और उनको फॉलो करेंगे तो आपको पता है, अगर आपको पता है ट्रायल एंड एरर ऐसे चलता है कि कोशिश करते हैं आप, गलतियाँ होती हैं, गलतियों को आप इरेज करते जाते हैं. यहाँ आपने वही करना है. अब आप क्लास में गए, आपने पढ़ाया, आपको अपनी गलती दिखी कि हाँ ये चीज़ मेरे से ढंग से नहीं हुई. अब आपने दोबारा नहीं उसको रिपीट करना है. आपने अपने लिए गाइडलाइंस बनानी है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा काम नहीं करूँगा. जैसे कई बार होता है क्लास के अंदर कि आपने पढ़ाना कुछ था, वो बच्चों के साथ बातें करते 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 आप कहीं और ही पहुंच गए. अब बाद में आप रियलाइज़ करोगे मेरा सिलेबस क्यों नहीं ख़त्म हुआ, मेरी क्लास में कंटेंट इतना लेगी थी क्यों नहीं ख़त्म हुआ. इसलिए नहीं ख़त्म हुआ कि बीच में अगर कोई ऐसी बात आ गई तो हम फालतू की बातों में हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया. अब आप अपने लिए गाइडलाइन बनाएंगे कि कल से अगर कोई ऐसी बात बीच में होती है तो मैं उसको इग्नोर करूँगी और मैं फालतू की बात क्लास के अंदर नहीं करूँगी. तो वो हो जाएगा आपका फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस कि आपने अपने फ्यूचर एक्शंस के लिए अपने लिए गाइडलाइंस सेट की कि मैं किस तरह से नेक्स्ट टाइम अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा. फिर आता है आपका वेइंग द एविडेंस. अब जब सब कुछ आपके पास रिटर्न में है, क्या गलती थी मेरी, क्यों गलती थी, और नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा. अब आपने इसको वैसे नहीं छोड़ देना है. अब जब आप कल आएंगे ना फॉर आफ्टर द क्लास, अब आपने कल वापस आकर के सारा अपना डेटा रखना है अपने पास कि आज मेरी क्लास कैसी गई, आज क्यों प्रॉब्लम नहीं आई, आज क्या हुआ, बच्चों का परफॉर्मेंस आज कैसा था. जब वो सारा आप रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास कि हाँ टुडे इट वाज बेटर देन येस्टरडे, दैट मीन्स जो मेरी गलतियाँ थी मैंने उनको पकड़ लिया और आज मैंने कल की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा पढ़ाया. तो आप वहाँ पे वे करेंगे, आप देख रहे हैं कि क्या मेरा सोचना सही था कि इसलिए बच्चों को नहीं समझ आ रहा था, या मे बी द रीज़न समथिंग एल्स. फिर आप अपने लिए और कोई गाइडलाइन बनाएंगे. आई होप इट इज़ क्लियर. अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने अपनी गलती पकड़ ली और आज मेरा लेसन बेटर था, तो बढ़िया, आप दैट मीन्स आपने अपने अंदर सुधार कर लिया. क्लियर. तो ये है आपके फेजेस ऑफ टीचिंग, जहाँ पे आप पहले प्लान कर रहे हैं, फिर आप क्लास के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंट में ही नहीं छोड़ रहे हैं, आप उसको वापस आकर के इवैल्यूएट भी कर रहे हैं. दैट इज़ योर प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज.
I hope it is clear. Thank you so much. Enjoy learning.